केंद्रीय बैंकों द्वारा साख नियंत्रण टॉपिक है। साख नियंत्रण का अर्थ है। नमस्कार, आज हम यह देखेंगे कि केंद्रीय बैंकों द्वारा साख का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। साख नियंत्रण का अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को उधार देने की नीति को नियंत्रित करना। अब साख नियंत्रण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहला, देश में कीमत स्तर को स्थिर बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। कीमतों में बार बार होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल परिवर्तन डालते हैं। स्फीतिकारी अथवा अविस्फीतिकारी यानी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज को रोकना जरूरी होता है। साख नियंत्रण या क्रेडिट कंट्रोल की न्याय संगत नीति अपनाकर यह लक्ष्य पूरा किया जाता है। दूसरा लक्ष्य इसका होता है विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाना। यदि देश की कीमतों के स्तर में परिवर्तन होगा तो उससे देश के निर्यात और आयात पर प्रभाव पड़ेगा। जब कीमतें गिरती हैं तो निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी बाजार में घरेलू करेंसी की मांग बढ़ती है और इसकी विनिमय दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब घरेलू कीमतें बढ़ती हैं तो निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं। परिणामतः विदेशी करेंसी की मांग बढ़ जाती है और घरेलू करेंसी की मांग गिर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू करेंसी की विनिमय दर या एक्सचेंज रेट कम हो जाती है, क्योंकि साख मुद्रा की मात्रा ही कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए बैंक साख को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाता है। अब इसके और उद्देश्य क्या हैं। सोने के बाह्य प्रवाह को रोकना, टू प्रोटेक्ट द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड। देश के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको केंद्रीय बैंक अपनी तिजोरियों में रखता है। बैंक साख का विस्तार होने से कीमतें बढ़ती हैं, जिससे निर्यात कम हो जाते हैं और आयात बढ़ते हैं। इसका परिणाम स्वरूप भुगतान शेष की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो जाता है। इससे यह आवश्यक हो जाता है कि अन्य देशों को सोने का निर्यात किया जाए। अन्य देशों को इस तरह होने वाले सोने के बाह्य प्रवाहों को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक की साख पर नियंत्रण करना पड़ता है। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए पूंजीवादी देशों में व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण की नीति अपनाई जाती है। इनसे समय समय पर उत्पादन, रोजगार और कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन विशिष्टता बारी बारी से आने वाली समृद्धि तथा मंदी की अवधियों में दिखाई देती है। समृद्धि के दौरान साख की मात्रा में बहुत अधिक विस्तार हो जाता है और उत्पादन, रोजगार और कीमतें बढ़ जाती हैं। मंदी के दौरान साख की मात्रा घट जाती है और उत्पादन, रोजगार और कीमतें गिर जाती हैं। तेजी की अवधियों में बैंक साख की मात्रा घटाकर और मंदी की अवधियों में बैंक साख का विस्तार करके केंद्रीय बैंक इस तरह के चक्रीय उतार चढ़ावों को रोकथाम करता है। व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करना या टू मीट बिजनेस नीड्स इसका एक उद्देश्य होता है। साख नियंत्रण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से यह एक है। व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है वैसे वैसे अधिक मात्रा में साख की ज़रूरत पड़ती है, और जब व्यापार घटता है तो साख की ज़रूरत भी घट जाती है। इसलिए साख को नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक ही व्यापार की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। आजकल साख नियंत्रण का एक प्रमुख उद्देश्य स्थिरता पूर्वक वृद्धि करना या टू हैव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी जाने लगा। कीमत स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता आदि इसके सामने सेकेंडरी हो गए हैं। साख नियंत्रण का लक्ष्य है पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना और अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव और भुगतान शेष घाटों से रहित स्थिरता पूर्वक तीव्र वृद्धि लाना। अब साख नियंत्रण के तरीके क्या होते हैं। साख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक दो तरीके अपनाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक और दूसरा क्वालिटेटिव या गुणात्मक।
मात्रात्मक तरीकों का लक्ष्य होता है बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार क्रियाओं का प्रचालन और कमर्शियल बैंकों के रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन करने की तकनीकें अपनाकर साख की लागत और मात्रा को नियंत्रित किया जाए। और दूसरी ओर जो क्वालिटेटिव तरीके होते हैं या गुणात्मक तरीके, वे साख के प्रयोग और दिशा को नियंत्रित करते हैं कि उसका यूज़ क्या है और किस डायरेक्शन में हो। इनमें चयनात्मक साख नियंत्रण तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही शामिल होते हैं। बैंक दर नीति की बात करें तो ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का भाग है। बैंक दर या बट्टा दर का मतलब है डिस्काउंट रेट, वह दर होती है जिसे केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है, जिस पर वाणिज्यिक या कॉमर्शियल बैंकों द्वारा उनकी प्रथम श्रेणी की हुंडियों एवं सरकारी प्रतिभूतियां भुनाई जाती हैं। केंद्रीय बैंक इस बैंक दर में परिवर्तन करके साख को नियंत्रित करता है। यदि अर्थव्यवस्था के लिए साख बढ़ाने की ज़रूरत हो तो केंद्रीय बैंक बैंक दर को घटा देता है और केंद्रीय बैंक से उधार लेना सस्ता और आसान हो जाता है। फिर ये बैंक उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम दर पे कर्ज देते हैं। ब्याज की बाजार दर कम हो जाएगी, इससे व्यापार क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है और साख का विस्तार और कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा खुले बाजार की क्रियाओं का दो मुख्य उद्देश्य है। पहला, कमर्शियल बैंक की रिजर्व्स को प्रभावित करना ताकि उनकी साख निर्माण की शक्ति को नियंत्रण में रखा जा सके। दूसरे, ब्याज की बाजार दरों को प्रभावित करना ताकि कमर्शियल बैंक साख पर नियंत्रण रख सकें। इसके लिए अर्थव्यवस्था के भीतर स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए देश का केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों द्वारा किए जाने वाला साख विस्तार यदि रोकना चाहता है तो वह मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक को उनका कमर्शियल बैंकों के नाम इस राशि के चेक देता है जिसमें जनता के खाते होते हैं। केंद्रीय बैंक अपने पास उनके हिसाब से यह राशि घटा देता है। यदि कमर्शियल बैंकों ने भी स्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों का जब साख विस्तार रोकना चाहता है तो मुद्रा बाजार में यह सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है और मंदी के दौरान केंद्रीय बैंक विस्तारात्मक नीतियां अपनाता है और वह कमर्शियल बैंकों और प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाली वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूतियां खरीदता है। खुले बाजार प्रचालनों के परिणाम स्वरूप मुद्रा की पूर्ति या मनी सप्लाई में परिवर्तन होता है तो ब्याज की दरें भी परिवर्तित होती हैं। जब सिक्योरिटीज़ के सेल या प्रतिभूतियों के विक्रय से बैंक मुद्रा पूर्ति घटेगी तो उसका परिणाम यह होगा कि ब्याज की बाजार दरें बढ़ जाएंगी। दूसरी ओर प्रतिभूतियों के खरीदने से या प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से बैंक मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दरें घट जाएंगी। इस प्रकार खुले बाजार प्रचालनों का ब्याज की बाजार दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम यदि तीसरी जो है बात करें क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की तो वह है परिवर्ती रिजर्व अनुपात या वेरिएबल रिजर्व रेशियो। परिवर्ती रिजर्व अनुपात या आवश्यक रिजर्व अनुपात या न्यूनतम कानूनी आवश्यकता को अपनाने का सुझाव सबसे पहले कीन्स ने अपने ट्रीटाइज ऑन मनी नामक पुस्तक में दिया था जो उन्होंने 1930 में लिखी थी और इसे 1935 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम ने अपनाया था। प्रत्येक कमर्शियल बैंक के लिए कानूनन यह आवश्यक होता है कि केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमाओं का एक न्यूनतम प्रतिशत हमेशा रखे। केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व की न्यूनतम राशि या तो सावधि एवं मांग जमाओं का यानी टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट का या टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत होती है।
इन मिनिमम रिजर्व्स या न्यूनतम रिजर्व्स के ऊपर जो भी मुद्रा की राशि कॉमर्शियल बैंक्स के पास रहती है वह अतिरिक्त रिजर्व या एक्सेस रिजर्व कहलाती है। इन अतिरिक्त रिजर्वों की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंक की साख निर्माण की शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और आवश्यक रिजर्व अनुपात जितना अधिक होगा, बैंक की साख निर्माण की शक्ति उतनी ही कम होगी। जब केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों का रिजर्व अनुपात बढ़ाता है तो इसका मतलब होता है कि कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक के पास अधिक मुद्रा रखे। परिणाम स्वरूप कमर्शियल बैंकों के अतिरिक्त रिजर्व कम हो जाते हैं और वे अपेक्षाकृत कम उधार दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वह रिजर्व अनुपात को घटा देता है ताकि कमर्शियल बैंकों की साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाए। इस प्रकार केंद्रीय बैंक रिजर्व अनुपात को घटा बढ़ाकर कमर्शियल बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित करता है और परिणामतः अर्थव्यवस्था में साख को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स या चयनात्मक साख नियंत्रण की। चयनात्मक साख नियंत्रण या गुणात्मक साख नियंत्रण के तरीकों का जो उद्देश्य है वह साख के उपयोगकर्ताओं और उसके उपयोगों में साख की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करना है। ये क्वांटिटेटिव या सामान्य तरीकों से अलग होते हैं जिनका उद्देश्य साख की लागत और मात्रा को नियंत्रित करना होता है। दूसरी ओर चयनात्मक साधन साख की कुल राशि को नहीं बल्कि उतनी ही राशि को प्रभावित करते हैं जो अर्थव्यवस्था में किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त की जा रही है। चयनात्मक साख नियंत्रणों का उद्देश्य बैंक साख के प्रवाह को सट्टा और अन्य अवांछनीय उद्देश्यों से हटाकर सामाजिक दृष्टि से वांछनीय और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी प्रयोगों की ओर मोड़ना है। वे उधार लेने वालों पर कुछ शर्तें लगाकर मुद्रा की मांग को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए उनमें यह मत शामिल रहता है कि साख का एकाधिकार वस्तुतः विभेदकारी एकाधिकार बन जाना चाहिए। चयनात्मक साख नियंत्रण साख के आवंटन को कम से कम उस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि चुने हुए उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाली साख तो कम हो जाए और सब उद्देश्यों के लिए साख की पूर्ति घटाने और साख की लागत बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या चयनात्मक साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण रूप है सीमा आवश्यकताओं का नियमन या रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इस उपाय को इस बात के लिए काम में लाया जाता है कि सटोरिये प्रतिभूतियां खरीदने या रखने के लिए साख का या क्रेडिट का अत्यधिक प्रयोग न कर सकें। केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदने या रखने के लिए कर्जों पर न्यूनतम सीमा आवश्यकताएं या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नियत कर देता है। ये क्वांटिटेटिव मेथड से अलग होते हैं। इनका उद्देश्य साख की लागत और मात्रा को नियंत्रित नहीं करना होता है बल्कि ये उस राशि को प्रभावित करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लाई जा रही है। यह वास्तव में प्रतिभूतियों के मूल्य का वह प्रतिशत है जो कि उधार लिया या दिया जा सकता है। इसके लाभ बहुत सारे होते हैं। यह विभेद मूलक नहीं है क्योंकि यह उधार लेने वाले और देने वालों पे समान रूप से लागू होता है। यह कमर्शियल बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं पर या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पर समान रूप से लागू होती है। यह अधिक उत्पादन प्रयोगों के लिए साख की पूर्ति को बढ़ाती है। यह बहुत प्रभावशाली एंटी इन्फ्लेशनरी या प्रतिस्फीति तरीका है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में साख के विस्तार को नियंत्रित करता है जो स्फीति का पोषण करते हैं। इसे अमल में लाना बहुत सरल और सुगम है क्योंकि इसका प्रयोजन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए साख के प्रयोग का नियमन करना होता है। किंतु फिर भी इस तकनीक की सफलता के लिए आवश्यक है कि सटोरियों को बेमतलब दिए जाने वाले कर्जों के रूप में बैंक साख का रिसाव ना हो। इसके बाद जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में जो मेथड्स आते हैं उसमें है एक डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्रवाई
सभी देशों में केंद्रीय बैंक प्रायः कमर्शियल बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई लेते रहते हैं। केंद्रीय बैंक जिस विशेष नीति को तुरंत लागू करना चाहता है, वह समय समय पर कमर्शियल बैंकों को उस नीति का अनुसरण करने के आदेश या डायरेक्टिव्स जारी करता रहता है। यह नीति भले ही सब बैंकों के विरुद्ध ना अपनाई जाए, परंतु उन बैंकों के विरुद्ध काम में लाई जाती है जो गलतियां करते हैं। जैसे केंद्रीय बैंक कुछ ऐसे बैंकों को पुनर्बट्टा सुविधाएं या रीडिस्काउंट फैसिलिटी देने से इनकार कर देता है, जो सट्टामूलक उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक साख प्रदान करते हों, या अपनी पूंजी और रिजर्वों से अधिक उधार देते हों, या जिन्हें वह कुछ वस्तुओं की जमानत पर कर्जे देने से रोकना चाहता है। केंद्रीय बैंक उन बैंकों से दंड कर भी वसूल करता है जो अपनी निर्धारित सीमा से अधिक उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक किसी कॉमर्शियल बैंक को यह धमकी भी दे सकता है कि यदि वह उसकी नीतियों और आदेशों का पालन नहीं करेगा तो वह उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा। किंतु इसमें बहुत कठिनाइयाँ भी आती है। पहली कठिनाई तो यह है कि केंद्रीय बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों ही आवश्यक और अनावश्यक उद्योगों, उत्पादक और अनुत्पादक क्रियाओं, निवेश और सट्टे तथा न्यायसंगत, अत्यधिक और सट्टे और उपभोग में सब समय और सब स्थितियों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी कठिनाई यह नियंत्रित करनी है कि साख लेने वाले की बजाय कोई दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति उस साख का उपयोग ना करे। तीसरी कठिनाई उन खतरों की है जो कॉमर्शियल बैंक के उधार देने के कार्यों के लिए केंद्रीय बैंक और कॉमर्शियल बैंक में उत्तरदायित्व के विभाजन में पाई जाती है। और अंतिम कठिनाई यह है कि कहीं केंद्रीय बैंक अनुचित नियंत्रण और हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप कॉमर्शियल बैंकों के पूर्ण और सक्रिय सहयोगों को न खो बैठे। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स की हम बात कर रहे हैं, या चयनात्मक साख नियंत्रण की। उसमें जो नेक्स्ट उपाय आता है वह है नैतिक प्रबोधन या मॉरल सुएशन। नैतिक प्रबोधन या समझाना बुझाना वह उपाय है जिसे केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों को समझाने, बुझाने, निवेदन करने, अनौपचारिक सुझाव और परामर्श देने के लिए अपनाता है। केंद्रीय बैंक का कार्यपालक अध्यक्ष कॉमर्शियल बैंकों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाता है, जिसमें वह पहले तो यह बताता है कि चालू आर्थिक स्थिति के संदर्भ में किसी विशिष्ट मौद्रिक नीति को अपनाने की क्यों ज़रूरत है। फिर उनसे अपील करता है कि वे उस नीति का पालन करें। नैतिक प्रबोधन या मॉरल सुएशन ऐसा उपाय है जिसमें दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसकी प्रभाविता सीमित होती है। इस उपाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कॉमर्शियल बैंक किस सीमा तक केंद्रीय बैंक को अपना नेता मानते हैं और उन्हें इससे कितनी सुविधा की ज़रूरत है। यदि किसी कॉमर्शियल बैंक के पास अतिरिक्त रिजर्व है तो हो सकता है कि केंद्रीय बैंक की सलाह नहीं माने। फिर इसके बाद जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या चयनात्मक साख नियंत्रण में उपाय अपनाया जाता है वह है प्रचार या पब्लिसिटी। केंद्रीय बैंक प्रचार को भी साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयोग करता है। वह जनता की सूचना के लिए कॉमर्शियल बैंकों की परिसंपत्तियों यानी एसेट्स और देयताओं यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साप्ताहिक और मासिक विवरण प्रकाशित करता है। वह मुद्रापूर्ति, कीमतों, उत्पादन और रोजगार और पूंजी तथा मुद्रा बाजार आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े भी प्रकाशित करता है। यह भी कॉमर्शियल बैंक के नैतिक दबाव डालने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य यह होता है कि देश में चालू आर्थिक स्थितियों के प्रकाश में केंद्रीय बैंक की तुलना में कॉमर्शियल बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों से जनता को अवगत कराया जाए। इस उपाय की सफलता के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह पहले से मानकर चलता है कि जनता शिक्षित है और मौद्रिक तत्वों को समझती है, परंतु उन्नत देशों में भी इस तरह के लोगों की प्रतिशतता नहीं के बराबर है। इसलिए इस बात में बहुत संदेह है कि यह उपाय कमर्शियल बैंक पर यह दबाव डाल सकेंगे कि वे केंद्रीय बैंक की नीतियों का अनुसरण करें। इसलिए चयनात्मक साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रचार केवल साहित्यिक मदद करता है। अब हम चयनात्मक साख नियंत्रण की सीमाओं के बारे में जानते हैं। हमने पढ़ा कि साख नियंत्रण के दो उपाय होते हैं, मात्रात्मक और
सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स या चयनात्मक साख नियंत्रण बेटर माने जाते हैं, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहला, एक लिमिटेड कवरेज इसका होता है। सीमित क्षेत्र। सामान्य साख नियंत्रणों की भांति चयनात्मक साख नियंत्रणों का सीमा क्षेत्र सीमित होता है। वे केवल कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर लागू नहीं होते, परंतु उपभोक्ता साख के नियमन में जो बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों प्रकार की वित्तीय संस्थाओं पर लागू होती है, इस तकनीक को अमल में लाना जटिल होता है। आवश्यक और अनावश्यक घटकों में भेद कठिन होता है। चयनात्मक साख नियंत्रण को लागू करने के लिए केंद्रीय बैंक के लिए आवश्यक और अनावश्यक क्षेत्रों में और सट्टा मूलक और अनुत्पादक निवेशों में अंतर करना कठिन हो जाता है। यही तर्क कॉमर्शियल बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कर्जों के उद्देश्य पर भी लागू होता है, बशर्ते उन्हें केंद्रीय बैंक ने विशिष्ट रूप से निर्धारित न कर दिया हो। रिक्वायरमेंट ऑफ मोर स्टाफ या बहुत अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक लाभ कमाने के लिए कॉमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उद्देश्य से भिन्न उद्देश्यों के लिए भी कर्जे देते हैं। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब कॉमर्शियल बैंक के खातों की बारीकी से पड़ताल करने के लिए केंद्रीय बैंक के पास अधिक कर्मचारी नहीं हो। वास्तव में कोई भी केंद्रीय बैंक उनके खातों की पड़ताल नहीं कर पाता, इसलिए बेईमान बैंकों के मामले में चयनात्मक साख नियंत्रण असफल हो जाते हैं। इसके बाद ये डिस्क्रिमिनेटरी या विभेदात्मक होते हैं। चयनात्मक नियंत्रण उधार देने और लेने वालों की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से रोक देते हैं। वे विभिन्न प्रकार के उधार लेने वालों और बैंकों में भी भेदभाव करते हैं। ये चयनात्मक नियंत्रण बड़े उधार लेने वालों और विशाल बैंकों की अपेक्षा छोटे उधार लेने वालों और छोटे बैंकों को ही अधिक आघात पहुंचाता है। फिर इसके इन उपायों से माल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों का आवंटन प्रभावित होता है। जब चयनात्मक साख नियंत्रण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, भागों और उद्योगों पर लागू किए जाते हैं और अन्य क्षेत्रों, भागों और उद्योगों को स्वतंत्रता से कार्य करने दिया जाता है, तो परिणामतः संसाधनों का माल एलोकेशन हो जाता है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पर वे अनुचित प्रतिबंध लगा देते हैं और उनके उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये इकाई बैंकिंग में या यूनिट बैंकिंग में सफल नहीं होते हैं। इकाई बैंक अमेरिका में स्वतंत्र एक ऑफिस बैंक होते हैं जो छोटे पैमाने पर छोटे शहरों में कार्य करते हैं और स्थानीय लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे बैंक अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम के चयनात्मक साख नियंत्रणों द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे बड़े बैंकों से उधार लेकर अपनी क्रियाओं का वित्त प्रबंध कर लेते हैं। इसलिए यह नीति इकाई बैंकों पर प्रभावी नहीं होती। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सामान्य साख नियंत्रणों का पूर्ण बहिष्कार नहीं करना चाहिए। चयनात्मक साख नियंत्रण के दोषपूर्ण होने के बावजूद उनका उद्देश्य सामान्य साख नियंत्रणों का पूरक होना है और वे केवल सेकेंडरी साधन या गौण साधन समझे जाते हैं। महत्वपूर्ण बात सामान्य और चयनात्मक साख नियंत्रण का प्रश्न दोनों उपायों के पक्ष और विपक्ष के मूल्यांकन का नहीं है, बल्कि दोनों को एकीकृत करने का है। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों में से किसी एक को अकेले प्रयोग करने की बजाय चयनात्मक और सामान्य साख नियंत्रणों का समायोजन अधिक प्रभावशाली होता है। धन्यवाद।